हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे की इस अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और आज हम लोग 25 और 26 दिसंबर के न्यूज़ टुडे के महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल और शॉर्ट न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों से करते हैं, जिसमें कि 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल होगा वो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत में क्या किस प्रकार से चीजें की जा रही है सरकार के द्वारा, उसके संदर्भ में। दूसरा, सीपीआई जो राजनीतिक दल है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उसके इतिहास के बारे में, स्थापना से जुड़ी हुई चीजें और अन्य कुछ पहलू पे इस आर्टिकल में बात की गई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र क्यों पिछड़ गई है, ये एक समस्या के रूप में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के से जुड़े हुए विभिन्न आयामों पर चर्चा करेगा ये न्यूज आर्टिकल, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस रफ्तार से चल रहा है और क्या उसमें चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं, ये चीज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सीमांत किसान और सहकारी समितियां, मतलब सीमांत किसान समाज का एक कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनके विकास में या उनके रोजगार के लिए सहकारी समितियों का क्या योगदान है, इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट है और एक चर्चा। तो इसके विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सीमांत किसान के संदर्भ में। उसके बाद अंत में ये भी एक रिपोर्ट है, 24वीं रिपोर्ट है, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और किस किस पे? भूमि संसाधन से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसकी उसके क्रियान्वयन और उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर, उसके मूल्यांकन को लेकर ये न्यूज आर्टिकल बेसिकली बात करता है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे और सिफारिशों की बात की जाएगी इस रिपोर्ट में। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज की जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसके लिस्ट को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि देश में विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाओं के गुणवत्ता निर्धारण के लिए काम करता है। पीएम सेतु योजना, कैमेलिया सिनेंसिस चाय का एक प्रकार है, जो महत्वपूर्ण चाय है जो भारत में जो देखी जाती है वही है ये, उसके बारे में चर्चा है। महाराष्ट्र में पत्थर की भुलैया ये पाई गई है, जो कि भारत के इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है बेसिकली इससे। संथाल, किम्बरले प्रोसेस, केप फोर मिसाइल, और अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल नाइजीरिया, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज आर्टिकल हमारा डिजिटल रिफॉर्म से संबंधित है और डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित है। जैसा मैंने बताया, तो डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित क्या है कि भारत सरकार क्या ऐसा कर रही है। तो डिजिटल गवर्नेंस जो देश के को डिजिटलीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जैसे लाभ से संबंधित सेवाएं हो सकती है, पीडीएस से संबंधित सेवाएं हो सकती है, आधार से जुड़ी हुई सेवाएं हो सकती हैं, या कोई महत्वपूर्ण योजना से मिलने वाले लाभ को जनता तक पहुंचाना, ये सब जो है डिजिटल माध्यम से किया जाना ई गवर्नेंस या ई अभिशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसको तब तक मजबूत नहीं बनाया जा सकता या क्षमतावान नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसके अंदर काम करने वाले जो प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, उन्हें भी इस तरह से इफिशिएंट ना बनाया जा सके। मतलब डिजिटल साक्षरता उनके लिए भी आवश्यक है, डिजिटली उन्हें भी सशक्त होने की आवश्यकता है और अपने क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। ये हमने नैतिक नीति शास्त्र विषय में पढ़ा है और हमने पेपर 2 में भी हम लोग पढ़ते हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में, कि लोक सेवकों को भी समय समय पे प्रशासन में गुणवत्ता को हासिल करने के लिए, भविष्य की गुणवत्ता को हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और हम लोग देखा है, हम लोगों ने, कि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तरों पे लोक प्रशासन में जाने के पश्चात लोक सेवकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था थोड़ी अलग क्यों होगी कि ये ऑनलाइन एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा,
और उस पे सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे कोर्स अवेलेबल होंगे। सिंपल आप ये समझो कि भारत सरकार ने कुछ ऐसा व्यवस्था किया है कि जो सरकारी सेवक के लिए, लोक सेवकों के लिए अच्छे गुणवत्तापूर्ण सर्विस को प्रदान करने के लिए आम जनता को जो चाहिए, जो नए जमाने का कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ स्किल चाहिए और उसे सीखना है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। एक तरह से ऑनलाइन क्लासरूम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर दी गई, जिसपे डिफरेंट कोर्सेज है, डिफरेंट इस तरह से डॉक्यूमेंट्स है और डिफरेंट सामग्री इस पे इससे उपलब्ध हो है। तो हमने सुना है नाम मिशन कर्मयोगी का, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति तक, मतलब जनता का कल्याण, जनता का विकास। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक लोक सेवकों की गुणवत्ता में सुधार करना अल्टीमेटली वही है। उसका उद्देश्य यही है कि वो इतना एफिशिएंट हो, इतनी तीव्र जो है सेवाओं को का विस्तार कर पाएँ, पहुँचा पाएँ और इसमें क्षमतावान हो और इस तरह से स्किल्ड हो, जिससे कि आम जनता को बाधा रहित रूप से, रेगुलर तरीके से जो सेवाएँ प्रदान की जा सके, पारदर्शी तरीके से। तो ये सब संभव कैसे होगा? ई-गवर्नेंस को, डिजिटल माध्यम को लोक सेवकों के आम जीवन में शामिल करना और इसका उपयोग वो कोई भी नया स्किल सीखने के लिए, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए या अपने क्षमताओं का विकास करने के लिए कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। हमने सुना है आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल, ये उसी से संबंधित न्यूज है। उसमें कुछ नए कुछ आयाम जोड़े गए हैं, तो जिसका प्रभाव कैसे पड़ेगा कि पारदर्शी नागरिक केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी डिजिटल सुधार। तो ये वही डिजिटल सुधार है जो कि आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल में ऐड किए गए फीचर्स में। तो यही है कि मजबूत करने के लिए डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं और डिजिटल पहलें कहां शुरू की गई हैं? यही कर्मयोगी जो पोर्टल है। और ये किसके द्वारा, जाहिर सी बात है, किसके द्वारा किया जाएगा? डीओपीटी, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, मतलब सरकार का जो एचआर डिपार्टमेंट एक तरह से बोला जा सकता है, जो अपने कर्मियों के लिए सारा उनकी सेवाओं से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित और उनकी सेवा शर्तें और उसके बाद की जो चीजें होती है, पेंशन, वो सब चीजें ये देखता है। ये ने प्रमुख डिजिटल एवं क्षमता निर्माण पहले आरंभ की है और ये पहले डिजिटल गवर्नेंस तथा क्षमता निर्माण पर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस सब से हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। क्या है ये आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल? तो ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। कर्मयोगी पोर्टल की नई विशेषताएं, तो बेसिकली हमने समझ लिया कि ये जो पोर्टल बना दिया गया लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, लोक सेवकों को कोई नया स्किल सीखना हो तो उसके लिए एक पोर्टल है जहां से वो सेवाएं ले सकते हैं। जैसे क्या कि आप देखो, कोई भी कंटेम्प्रेरी समकालीन कोई महत्वपूर्ण कोर्स है, डिजिटल ऑनलाइन से संबंधित या डिजिटल ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ भी हो, तो वो मिलेगा वहां पे। उसके बाद क्या, सर्वे वगैरह कुछ है, डेटा वगैरह वहां पे अवेलेबल होगा। उसके बाद क्या, कुछ प्रोग्राम भी, जैसे आपने पैसे देकर ऑनलाइन जो है कोर्स खरीदने वाला बहुत सारे ऐप या प्लेटफॉर्म का नाम सुना है, काफी पॉपुलर है आजकल। युवा आज खास करके ऑनलाइन जो है विभिन्न कोर्सेज उस पे चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इनके लिए भी ये अवेलेबल होगा इस पोर्टल पे। उसके बाद क्या, फोरम भी है, मतलब इनके द्वारा पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब समूह में लर्निंग, मतलब एक अधिकारी कुछ सीख कर दूसरे अधिकारी से डिस्कस कर सकता है, जिससे क्या होगा, समूह में सीखने की प्रक्रिया, जो क्या बोलते हैं, पीयर लर्निंग। तो इससे क्या हो, पूरी तरह से पूरे समूह को लाभ दिया जा सकेगा और इससे टीम बिल्डिंग अप्रोच भी बढ़ सकेगा और इनोवेशन को भी अल्टीमेटली क्या, प्रशासन में इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा। और उसके बाद क्या, असेसमेंट, वेबिनार, यहाँ पे सब कुछ है। मतलब मिलकर आप बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। यही हमने बताया कि डिस्कशन और कोलैबोरेशन भी है, मेंटरिंग भी है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, मतलब हैंड होल्डिंग का। क्योंकि लोक सेवकों की भी एक सीमाएं हैं और
लोक सेवक भी विभिन्न प्रकार के और विभिन्न एज ग्रुप के हैं और उनमें भी शिक्षा के पृष्ठभूमि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पे, उनके शिक्षा के बैकग्राउंड के आधार पे, उनकी समझ के आधार पे या उनकी वर्तमान भूमिका के आधार पे, तो उनके पास हो सकता है समझ की कमी हो, उनके पास समय की कमी हो, इन सब के आधार पे ये सफलतापूर्वक क्या होगा, सहयोग प्रदान करेगा, जिससे वो क्षमता निर्माण कर सकते हैं और अपस्केल कर सकते हैं अपने आप को। तो इसमें कुछ ये ऐसा ही है जो नया डेवलपमेंट है, जैसे कि आईजीओटी एआई सारथी, एआई प्लेटफॉर्म जो मदद करेगा क्या कि प्रासंगिक शिक्षण संसाधनों की बुद्धिमत्तापूर्ण खोज करने के लिए एक सहायक उपकरण है। एआई पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि आप मुझे ये दे दो ढूंढने के लिए, एक आईजीओटी एआई ट्यूटर, इसी तरह से किसी चीज के बारे में हमें सीखना हो तो जैसे बोट को आप लोग बोलते हो, एआई बोट को या चैट बोट को कि हमें ये बताइए, तो वो बताता है बकायदा सार बनाकर और जिस तरह से आप समझना चाहते हो। तो वही है यहाँ पे, ये कोर्स के दौरान व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने वाला डिजिटल ट्यूटर है। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0, ये क्या है, ये अगली पीढ़ी की सुविधा है, इससे उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए, क्योंकि ये सारा कोर्स को चलाने के लिए क्या होगा, एक डिजिटल क्या डॉक्यूमेंट भी तैयार करने होंगे, स्टडी मटेरियल भी तैयार करने होंगे, तो ये इसके लिए ये है। और उसके लिए क्या, उसके बाद क्या सिर्फ रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट तैयार करने से नहीं होगा। आजकल ऑनलाइन जो शिक्षा है या ऑनलाइन माध्यम जो है पिक्चर पे आधारित है, मतलब वीडियोस पे आधारित है। तो उसमें एआर और वीआर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। किसी चीज को अगर बताना हो तो उसके क्या एक वीडियो बना लिया और 5 मिनट का उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो बना लिया, वो मतलब इन्फोग्राफिक के तौर पे भी हो सकता है, कार्टून इमेज के तौर पे भी हो सकता है। हमने डिफरेंट इशूज डिफरेंट टॉपिक्स पे इस प्रकार के काफी प्रभावी जो वीडियोस जो है ना हम लोग देख सकते हैं और उससे काफी जल्दी सीखा जा सकता है। क्योंकि सीखने और सिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम होता है वीडियो। तो ये वीडियो का यूज करके उसके बाद गेमिफिकेशन, इंटरैक्टिव सिमुलेशन का उपयोग आदि करके कि हूबहू उसी प्रक्रिया का पूरा जो है ना सिमुलेशन, मतलब नकल कर लेना, कि मतलब कोई भी स्कूली शिक्षा है तो स्कूली शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है शुरू से लेकर अंत तक। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, तो मैं इसमें कुछ कुछ प्रोसेस बताऊंगा। अगर इसी प्रोसेस का वीडियो बना लिया जाए और उसके पीछे वॉइस ओवर भी हो, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का क्या होगा, नकल होगी। और ये 5 मिनट में, जहां हमें समझने में, डॉक्यूमेंट पढ़ने में 10-15 पेज पढ़ना पड़े शायद, तो 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो मैक्सिमम होगी और सारे प्रोसेस से हम रूबरू हो जाएंगे और उस चीज को हम कल के दिन इंप्लीमेंट कर सकते हैं लोक सेवक के तौर पर, या हमें उसकी समझ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि उनको अपस्केल करना और जिसका लाभ क्या है, अंतिम जो आम जनता है उसे मिले, क्योंकि जिसके लिए सेवाएं हैं ये और जिसके लिए उनका ध्येय है। तो बेसिकली यही है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन को मजबूत करना, कि जिसमें नागरिक को लाभ पहुंचाया जा सके। तो यही है। तो इसमें भूमिका ये हम लोग देख सकते हैं, लोक प्रशासन का कायाकल्प। अब कायाकल्प कैसे होगा कि डिजिटलीकरण करेंगे, तो कठोर और कागजी जो प्रक्रिया होती थी उसमें समय भी अधिक लगता था और प्रक्रिया जो है लेंदी भी अधिक थी, तो इसलिए, और जिससे क्या होता, डिसीजन मेकिंग जो है काफी डिले होता था, काफी विलंब होता था, तो जो कि अब तेज हो जाएगी। एक सेवा वितरण में सुधार करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्वजनिक सेवाओं तक कभी भी कहीं भी बेसिकली पहुंच प्रदान करते हैं और इससे विलंब कार्यालयों के चक्कर, मतलब क्या, मतलब ऑफिस में जाकर ही वो सेवा लेना, ठीक है, या कार्यालयों के चक्कर और प्रतिक्रियात्मक जटिलता वगैरह जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना खत्म कर देता है ऑनलाइन। आप बैंक का उदाहरण ले लो, 90s में या 2000 के दशक में भी कोई भी व्यक्ति अगर बैंक का दृश्य जिसने देखा हो, सामान्य से बैंक का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो उसके दिमाग में यही सबसे पहली चीज उभरती है, भीड़, बहुत बड़ी भीड़, कि छोटे से पैसे निकालने के लिए, विड्रॉल के लिए भी और पैसे जमा करने के लिए लंबी लाइन लगती थी। उसमें भी कहीं बिजली चली जाए, सर्वर डाउन हो जाए, तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां होती थी। और क्या, वैसे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, जहां पे साक्षरता दर कम है या रिमोट विलेजेस है, वहां मतलब कितने किलोमीटर चलकर उनको बैंक तक पहुंचना होता है। ये सारी प्रक्रिया अगर
ऑनलाइन हो जाए तो आप समझ सकते हैं, मतलब हो जाए नहीं, मतलब हो गई है। तो हमने हमारे जीवन में कितना बदलाव हो चुका है। तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से कोई सरकारी डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट बनवाना या अपडेट करवाना, ये सारी प्रक्रियाएं कितनी आसान हो चुकी है इसके लिए। तो इससे सेवा वितरण में सुधार हो गया है इसमें। नागरिक सहभागिता और भागीदारी को मजबूत करना। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम क्या है, ये क्या दोहरा है। मतलब क्या, दोहरा मतलब द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय मतलब क्या, आप सेवा दे रहे हो सेवा प्रदाता के तौर पे, तो ये कौन है, ये है सरकार। हम्म, ठीक है। और ये कौन है, जनता, आम जनता। ठीक है। तो ये क्या है, ये उल्टा यहां पे फीडबैक भी दे सकती है ना ऑनलाइन में। और उसके बाद क्या, ये अपने शिकायतों को भी तो रख रख सकती है। तो ये क्या हुआ, तो मतलब इसकी गुणवत्ता चेक हो गई कि सही आप सेवा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो साथ साथ ये क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा चक्र चलेगा। तो इस तरह से यही, इसी को क्या बोलेंगे, इस तरह से एक चक्रीय व्यवस्था ही बनाएगा ये, कि आप जो सेवा दे रहे हो उसका चेक भी हो जाएगी उस पे। और उसके बाद क्या, नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं, मोबाइल एक्सेस, रियल टाइम अपडेट और व्यक्तिक्रम पर्सनलाइजेशन के माध्यम से निजी क्षेत्र जैसी दक्षता प्रदान की जा सकती है। मैंने वही बैंक बैंक का उदाहरण दिया। आज देखो ये सारी सुविधाएं जो सरकारी बैंक दे रही हैं, वही भी प्राइवेट बैंक भी दे रही हैं, बढ़ चढ़ कर दे रही हैं। तो ये यहाँ पे तो समान है सरकारी, इसी तरह से अन्य एजेंसियों में भी आप अन्य जो कंपनियां हैं या जो प्रशासन का जो अन्य महकमा है, वहां भी आप जा सकते हैं जहां पे डिजिटलीकरण किया जा चुका है। अब इस प्रकार से क्या है कि जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। क्यों विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कर दिया गया, पेपर को हटा दिया गया, कागजी कार्रवाई को खत्म कर दी गई। तो क्या पारदर्शिता बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या लीकेज कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगी। तो इन सब चीजों से क्या है, अंतिम व्यक्ति का जो है ना विश्वास बढ़ता है। और कुल मिलाकर क्या कि आप जो व्यवस्था है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, कि उसने किसी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए बर्थ, जैसे मान लिया जाए एक बड़ा पॉपुलर सा है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन पोर्टल पे कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए, और उसमें फिक्स्ड है, हमने कर रखा है कि 7 दिन के अंदर ही या 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट ये डिपार्टमेंट जारी कर देता है, चाहे कुछ भी हो या नहीं। अगर जारी नहीं किया जा सकता तो उसमें कारण भी बताया जाता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी हुई, जिम्मेदारी तय की गई ना, कि 15 दिन के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या व्यवस्था पे विश्वास भी पैदा हुआ। हमने देखा ये सब प्रक्रियाएं पहले कितनी टफ हुआ करती थी, और भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को कितना कम करती थी। इसके लिए लोग रिश्वत देना पड़ता था। तो इस तरह से चीजें होती, समस्याएं कितनी होती, और खास करके जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है, इस तरह के सर्टिफिकेट, आम से सर्टिफिकेट बनाने में कितना समस्या। लेकिन आज यही चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो कितनी आसान हो गई है जीवन। तो इसलिए मनमाने निर्णय और भ्रष्टाचार में कमी आती है। इसी की बात हम लोग कर रहे थे, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और लागत में कमी। बेसिकली क्या, ऑटोमेशन यही करता है। ऑटोमेशन ये होता है कि जो जो समय और संसाधन लग रहा था, उस पे भी तो खर्च हो रहा था, समय और संसाधन डिपार्टमेंट का, मतलब अल्टीमेटली सरकार का, वो सारे हमारे टैक्स पेयर से तो चीजें जा रही थी। तो अगर वो सारी चीजें बच गई तो इससे क्या होगा, इससे होगी लागत में कमी होगी, और प्रशासनिक दक्षता तो बेसिकली सुधर ही रही है, क्योंकि वो सर्विस समय पे दे रही है। और जो नौकरशाही द्वारा विलंब, मानवीय त्रुटियां तथा परिचालन संबंधी जो व्यय थे, वो सब कम हो जाएंगे अल्टीमेटली। डेटा संचलित शासन, मतलब बेसिकली क्या, डेटा रिकॉर्ड भी तो होंगी, सारी चीज, सारे ट्रांजेक्शन के, कितने बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए, कितने डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए, कितने जो लाइसेंस इशू किए गए, अब किसमें किस एज ग्रुप का है, ये सारे तो डेटा ही है सारा। और सारा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। कभी अगर किसी मामले में अगर छानबीन करनी हो तो वहां भी ये चीजें यूज किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा, एजेंसीज यूज करती है, जो जिसके लिए समय बचता है, संसाधन बचता है। और एक डेटा के रूप में जिसपे नजर रखा जा सकता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी योजना को संचालित करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली क्या, हमें क्या, ये व्यवस्था को क्या, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का एक व्यवस्था निर्माण करेगा। मतलब एविडेंस बेस्ड डेटा के आधार पर हम लोग काम कर सकते हैं।
चलिए, राजनीतिक दल से संबंधित भारत के राजनीतिक दल से, तो बेसिकली क्या इसे भारत के इतिहास से भी जोड़कर देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भारतीय राजनीति का क्या, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां स्थापना दिवस हुआ, मतलब 1925 में 26 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा, हम लोगों ने सुना है कि समाजवादी और साम्यवादी, जिसमें समाज जो संसाधनों पे, सभी संसाधन पे, समाज के संसाधन पे पूरे सामूहिक अधिकार की बात करता है, और जो सत्ता प्राप्ति का जो तरीका है वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से मतलब थोड़ा अलग है, विशेष करके कहा, साम्यवादी प्रक्रिया में, जहां की साम्यवादी आंदोलन क्रांति, साम्यवादी क्रांति आधार है यहाँ पे, तो क्रांति के कारण जो है, क्रांति के आधार पे सत्ता परिवर्तन की बात की जाती है इसमें, तो इसे एक इन जनरल वामपंथी विचारधारा भी कह देते हैं। जैसे कि और पुराने समय में, मतलब पुराने समय में हम लोग सोवियत संघ की विचारधारा को बोला जा सकता है, जैसे चीन की विचारधारा को बोला जा सकता है कि साम्यवादी शासन वाली ये देश हैं। तो भारत में इसका इतिहास कहाँ है? भारत में इसका इतिहास हम लोग इसमें बातचीत करेंगे, क्योंकि सीपीआई जो महत्वपूर्ण साम्यवादी दल है और वामपंथी विचारधारा वाला दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी बेसिकली, मतलब ऑफिशियल इसकी जो स्थापना कानपुर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन की दिशा में पहला संगठित प्रयास यहाँ पे कानपुर में किया गया था, जो महत्वपूर्ण जो विचारधारा के लोग थे, जो कि उस समय के तत्कालीन जो विश्व में इस तरह की विचारधारा का प्रभाव हुआ। अब यहाँ पे चलते चलते हम लोग एक महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ही हम लोग देख लेते हैं कि अभी एक और संगठन है जो इसी तरह का संगठन है, जो पुराना संगठन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विचारधारा के आधार पे काफी महत्वपूर्ण है, आरएसएस, उसका भी 100 वर्ष हुआ है। तो हम लोग समझ सकते हैं इसी तरह से वामपंथी विचारधारा और उसे दक्षिणपंथी के आधार पे, विचारधारा के आधार पे बोला जा सकता है। हालांकि इस पे काफी विश्लेषकों का काफी चीजें हैं, लेकिन ये दो अलग अलग विचारधारा वाले दोनों के 100 वर्ष हुए हैं, तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है विचारधारा के आधार पे, ठीक है, और या फैक्ट्स और पर्सनालिटी के आधार पे जो लोग इससे जुड़े हुए थे। तो वर्तमान में अभी क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समझेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास वही 1920 में बेसिकली एमएन रॉय, जो महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट लीडर थे, मोहम्मद अली, एमपीटी आचार्य, मोहम्मद शफीक जैसे भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह जो है ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान में है, की राजधानी वर्तमान में, तत्कालीन कहा सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर जो हुआ करता था, में बैठक करके निर्वासन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई इनके द्वारा, मतलब बाहर किया गया। फिर उसके बाद औपचारिक रूप से यहाँ आके कानपुर में वही दिसंबर 1925 में कानपुर में आयोजित एक कम्युनिस्ट सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कि वामपंथी विचारधारा वाले विभिन्न प्रकार के जो छोटे बड़े जो दल थे, समूह थे, सबने मिलकर क्या सीपीआई की औपचारिक स्थापना की, और इस सम्मेलन संपूर्ण ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में सक्रिय विभिन्न कम्युनिस्ट संगठन एकजुट हुए थे। तो इनका जो लक्ष्य था उस समय सभी का, बेसिकली हम लोग आगे बढ़ने से हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि लक्ष्य बेसिकली वही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाना, और क्या जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसका विरोध करना। इसलिए अधिकतर जो है, मैंने आरएसएस का नाम लिया, मैंने ये और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर जो इसके बड़े बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वैचारिक रूप से या सक्रिय रूप से या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, राजनीतिक रूप से कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय राजनीतिक विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार का एकमात्र मंच कांग्रेस ही थी। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, और उसमें वैसे भी कांग्रेस की विचारधारा में देखेंगे तो कांग्रेस में जो विभिन्न प्रकार के दल हुए समय के साथ जो बटे, यही समय है जब जैसे कांग्रेस में भी एक दल उभर कर आया, समाजवादी दल, जो कि
वर्तमान में जो जो उस समय समकालीन तौर पे जो चल रही थी चीज़ें, उसमें जो हाशिए पे जो लोग थे, मज़दूर, किसान, इनकी बात करते थे और उसमें भी एक और पक्ष उभर कर आता है, जो कि साम्यवादी विचारधारा को पोषित करता है, उसका सपोर्टर रहता है, तो जो कि आगे चल के ये साम्यवादी दलों के रूप में उभर कर आए। तो इस तरह से कांग्रेस ही से ही निकलने वाले लोग कहीं न कहीं इस तरह से चीज़ें हुई और दूसरी तरफ हमने आरएसएस की बात की, तो वहाँ भी चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ी। सदस्य क्या है? प्रथम अध्यक्ष सिंगारवेलु चेट्टियार, प्रथम महासचिव एसबी घाटे, जेपी बागरहट्टा, अन्य प्रमुख नेता एवलिन ट्रेटरॉय, अवनी मुखर्जी, रोजा फिंटिगोव, एके गोपालन, ये सब नाम कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। एसए डांगे, ईएमएस नमूद्रीपाल, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरिया आदि। तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सीपीआई की भूमिका क्या है? जन आंदोलन, यही हमने देखा कि लक्ष्य था उस समय यही कि ब्रिटिश सरकार को से मुक्ति, उसका विरोध करना। तो बेसिकली क्या, एक मजबूत जो है मजदूर आंदोलन इन्होंने श्रमिक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण संगठनों की भूमिका थी, जो कि स्थापना की गई इनके द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा, मतलब वही मजदूरों और किसानों की बात ये करते, जो हाशिए पे समाज था, जिसकी बात शायद नहीं की जा रही थी, तो इसलिए और मजबूती से एक मंच प्रदान, जैसे उसी तरह से महिला, विभिन्न प्रकार के महिला संगठनों की भी बात की गई और उसमें भी महिला कामगारों की बात की गई, किसान, विद्यार्थी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने, जिससे कि ये जो हाशिए पे जो वर्ग था समाज का, किसान, महिला, विद्यार्थी, इन सबको जोड़ा गया और जिससे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन अंततः मजबूत हुआ। हम लोग देखते हैं कि इनकी भूमिका समय के साथ 1920 के बाद बढ़ती है। सामाजिक सुधार, दलित उत्थान और क्या, हिंदू मुस्लिम एकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या, ये जाति धर्म वगैरह में जो वामपंथी विचारधारा है, बेसिकली इन सब से ऊपर अलग विचारधारा रखते हैं और ये समाज के तौर पे देखते हैं, व्यक्ति के, समाज के तौर पे, तो एक समूह में देखते हैं और समूह में देखते हैं तो वहां पे धर्म जाति वगैरह से अलग इनकी विचारधारा है और इसको खत्म करने की बात करते हैं बेसिकली। और पक्ष में तथा जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिकता के विरुद्ध अभियानों को समर्थन किया। केरल में सीपीआई के ए के गोपालन और पी कृष्ण पिल्लाई जैसे नेताओं ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गुरुवार सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया और ये क्या था, उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें इसके नेता भी ए के गोपालन और पी कृष्णा पिल्लाई, जो काफी बड़े कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे केरल से। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज एक महत्वपूर्ण घटना है कि पूरी तरह से भारत के द्वारा भारतीयों के द्वारा चलाए जाने वाला स्वराज शासन में हमारी पूर्ण भागीदारी, ना कि अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला, मतलब एक सामान्य टर्म में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो पूर्ण स्वराज है, इस वर्ड की बात सीपीआई ने सबसे पहले 1921 और 22 के कांग्रेस अधिवेशनों में किया और अपने घोषणा पत्र में शामिल के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग रखी और इस मांग को अंततः क्या 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में शामिल कर लिया गया। तो एक तरह से देखा जा सकता है समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी जो गुट पनप रहा था, जो मजबूत हो रहा था, उसका प्रभाव देखा जाता है बाद के दिनों में, मतलब ये 1920-21 के बाद के अधिवेशनों में इस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मेन आंसर राइटिंग में ये सब चीजें ले सकते हैं। संविधान निर्माण में भूमिका, संविधान निर्माण में भूमिका क्या थी? संविधान निर्माण में भूमिका कि संविधान निर्माण के एमएन रॉय ने ही 1934 में एक संविधान का प्रस्ताव रखा था, 1934 में रखा। साथ ही सीपीआई ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना की पुरजोर वकालत की, क्योंकि वही बेसिकली उनका क्या था, भारतीयों के द्वारा और ब्रिटिश विरोध उनका प्रमुख आधार था। तो चलिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे चीजों को, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट और सेवाओं को बनाया जाता है, मतलब वैल्यू एडिशन करने की प्रक्रिया। और उसके बाद सेवा क्षेत्रक, इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रकों के रूप में हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जानकारों का या जो अर्थव्यवस्था है, उसमें किसी भी देश के लिए भी एक चरण बताया गया है कि उसका विकास भी एक एक सीक्वेंस में होता है। पहले कृषि का विकास होगा, फिर उद्योग का विकास होगा, ये उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फिर उसका सेवा सेक्टर का, इस तरह से ऐसे चरण बाय चरण। तो ये चीजें जो है ना आदर्श रूप में जाती हैं और ये डिफरेंट जो
औद्योगिक राष्ट्र हैं और जो विकसित राष्ट्र हैं या औद्योगिकरण के आधार पे आज विकसित राष्ट्र होने की राह पे हैं, वहाँ पे इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हुए देखा गया। लेकिन भारत में कुछ चीज़ें थोड़ी इतर हुई हैं इससे। इससे इतर क्या हुई है कि भारत में कृषि, उसके बाद औद्योगिक ये जो विकास तो हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास तुलनात्मक रूप से वैसा नहीं हुआ जैसा कि हमारे पड़ोस में कुछ विकसित राष्ट्र कुछ विकासशील राष्ट्रों और जिन्होंने अच्छा किया है इस क्षेत्र में, उस वहाँ पे हुआ। जैसे चीन और साउथ कोरिया। तो उसमें कहीं न कहीं हमारा ये जो क्षेत्रक है कमज़ोर रह गया और हम लोग एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन के मतलब इम्पोर्ट हमारे यहाँ आज भी अधिक है और एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं। मतलब बाहर के प्रोडक्ट पे हम लोग आश्रित हैं क्योंकि मैन्युफैक्चर हम लोग चीज़ों को कम बना रहे हैं। उससे ज़्यादा हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, कंज़्यूमर ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट में भी हमारी भूमिका इसलिए कम है। तो ये सारे पहलुओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये इसमें यही बात होगी कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र कैसा है, कौन-सी चुनौतियाँ हैं, कौन-सी इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं और कैसे ये पिछड़ रहा है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि भारत की विकास गाथा चीन और दक्षिण कोरिया से थोड़ा अलग है। क्यों? कि कॉम्पैरेटिवली हम लोग उस तरह से नहीं चले हैं स्वतंत्रता के बाद बेसिकली। जैसे कि कृषि, विनिर्माण कृषि, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रक ऐसे विकास होता। तो ये चीज़ें, हम लोग क्या है सीधे यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गए। अब चीज़ें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे चीज़ें बात हो रही है कि विनिर्माण सेक्टर को बढ़ाया जाए। क्यों? अगर ये चीज़ें अगर देश में नहीं बन रही हैं तो देश में जब डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ग्रोथ हमारी बढ़ गई, तो माँग अगर बढ़ गई हमारी, तो माँग बढ़ गई तो खपत की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो मोबाइल फ़ोन से लेकर ऑटोमोबाइल, कार और छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से आयात कर रहे हैं, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत हद तक सही तो नहीं है। क्योंकि भारत का विनिर्माण क्षेत्र संरचनात्मक परिवर्तन के मजबूत चालक के रूप में उभरने में विफल रहा है। तो वही मतलब संरचनात्मक परिवर्तन के एक मतलब क्या? ये अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक दृष्टिकोण से एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। जैसे सेवा क्षेत्र का विकास 90s के बाद काफ़ी अधिक हुआ और अर्थव्यवस्था में मतलब जीडीपी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए जैसे कृषि, उसी तरह से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें होंगी, ऐड होंगी अगर, तो उससे संरचनात्मक दृष्टिकोण से किसको फ़ायदा होगा? अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण बढ़ेगा। विदेशी पूंजी का आगमन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जैसे-जैसे बिकेंगे, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को करने में हमारा विनिर्माण सेक्टर पिछड़ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल स्थिति थोड़ा और विस्तार से कि इसे हम लोग भारत को क्या बोलते हैं डच डिजीज़ का शिकार है। कि डच डिजीज़ क्या है? डच जो देश हम लोग बोलते हैं, हुँ? डच डिजीज़ बेसिकली है क्या? जहाँ की सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किस चीज़ में हो जाता है? जो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, कोयला, लोहा, इन सब का विकास हो गया। ठीक है? तो जो उद्योग धंधे थे, जो जो जिसमें कि विनिर्माण का महत्वपूर्ण स्थान था, उसके स्थान पे क्या हुआ? इसका संसाधनों का विकास हो गया अधिक, कोयला, लोहा, तो इससे क्या होगा कि आधारभूत जो इंडस्ट्री है, जैसे लौह इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इन सब का विकास हो जाएगा और देश का विकास अच्छा होगा, मतलब ग्रोथ रेट अच्छी आ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी देश की और उससे क्या वेजेस भी अधिक बढ़ जाएँगे। तो इसके कारण क्या होगा जो वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला जो पार्ट था सीक्वेंस में, उस श्रृंखला में, वो कहीं न कहीं हम लोग जंप कर जाएँगे और डायरेक्ट कहाँ पे आएँगे? सेवा सेक्टर में, जहाँ पे बैंकिंग की आवश्यकता होगी, तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर जाएगा। क्योंकि आपके पास जब पैसा आ जाएगा, तो आप इसी चीज़ों पे जो है ना, इस तरह की सेवाओं पे काम करोगे और यही माँग करोगे क्योंकि आपके पास पैसा अर्निंग हो गई। अर्निंग कहाँ से हो गई? हमने प्राकृतिक सेक्टर में और सार्वजनिक उपक्रम से पैसा लगाया अधिक। यही हुआ भारत में। तो जिस कारण से लोगों की आय बढ़ गई और डिमांड बढ़ी तो सेवा की आवश्यकता हुई और सेवा कैसी बैंकिंग, हेल्थ, शिक्षा, इस तरह से इंश्योरेंस, इस तरह देखो आप 90s के बाद आप इस तरह की सर्विसेज की सुविधा
जो है काफ़ी बढ़िया। और हाँ, जो बीच में जो सेक्टर है उसमें भी कुछ सेक्टर्स हुए हैं जैसे कि रियल एस्टेट जैसे सेक्टर, इनका भी विकास हुआ है और खास करके कुछ सेक्टर जो हमारे यहाँ शुरू से ही महत्वपूर्ण थे, वहाँ पे काम किया जाता है, उनका भी विकास हुआ है हालाँकि, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना कि चीन और साउथ कोरिया ने किया है बाकायदा, जो कि अपनी घरेलू माँग को अपनी घरेलू उत्पादन से ही पूर्ति करने का लक्ष्य और उसके साथ-साथ क्या वो लोग वहाँ से बाहर भी भेज रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मतलब पूरे विश्व के निर्यात में। इससे अल्टीमेटली देश को फायदा पहुँचा। तो यही है डच डिजीज़ और इसका मतलब यही कि आर्थिक स्थिति है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों में उछाल के कारण विनिर्माण और अन्य व्यापार योग्य क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं और विऔद्योगीकरण मतलब उस प्रकार का औद्योगिकरण नहीं होता जैसा होना चाहिए था प्रोडक्ट निर्माण में। अब भारत का विनिर्माण क्षेत्र को वही तुलनात्मक रूप से हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है ये भारत ये मैं यहाँ पे वीवीआई लिखा लगा रहा हूँ। आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि क्या है कि भारत की जीडीपी में विनिर्माण का योगदान कितना है? 17%। जबकि चीन का कितना है? 25 से 29%। दक्षिण कोरिया का कितना है? 27% और यहाँ तक कि वियतनाम का भी 24% है। अभी हम लोगों ने हाल-फिलहाल में अगर मार्केट गए होंगे तो ध्यान में हम लोग देखेंगे जैसे मेड इन चाइना और मेड इन कोरिया आ रहा था, अभी मेड इन वियतनाम कपड़े भारतीय मार्केट में काफ़ी अधिक हैं। तो ये मतलब इन चीज़ों को बाकायदा बढ़ावा दिया गया है। रोजगार, अब इसी तरह से रोजगार में क्या 11.4% निर्माण क्षेत्र, जबकि कृषि में देखो आप 45% और सेवा क्षेत्र में 29%। तो तुलनात्मक रूप से अभी कितनी कमजोर स्थिति में है, जिसे कि मजबूत किया जा सकता है और इसे जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम वही आयात पे आधारित, आश्रित, निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएंगे या रहेंगे। निर्माण क्षेत्र के ठहराव में उत्तरदायी अन्य कारक क्या हैं? क्या है? अनौपचारिकता और कम उत्पादकता बेसिकली। प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, मतलब क्वालिटीफुल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। यही है और पूरा का पूरा जो अनौपचारिक क्षेत्रक है, हम एमएसएमई का ही देख लें, लघु और मध्यम और जो छोटे इंडस्ट्री है हमारी, पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का, वो एक बड़ा सेक्टर है जो अनौपचारिक है। तो जहाँ पे क्या तकनीक का प्रसार, उसका बाद उनकी फंडिंग या उनकी बात क्वालिटीफुल प्रोडक्ट वगैरह आदि नहीं है। प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता का अभाव। तो जब इस तरह की संरचनात्मक कमियां होंगी तो क्या माहौल एक इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इकोसिस्टम, क्योंकि कोई चीजें फॉर्मल है ही नहीं। तो औद्योगिक परिदृश्य में सूक्ष्म उद्यमों की अधिकता है और ऐसे उद्यमों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आवश्यक आर्थिक व तकनीकी क्षमता का अभाव होता है और खास करके जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका विजन भी तो नहीं है ना, वो तो अपने जीवन निर्वाह टाइप की गतिविधियों में संलग्न है कि अपने कमाई के लिए। तो वो उस तरह के विजन को भी लेकर आएंगे नहीं और बल्कि उनके पास आर्थिक और तकनीकी क्षमता का भी अभाव होगा। उसके बाद नवाचार उत्पादकता में कमी, ये बात तो है कि आर&डी में हम लोग सबसे कम करने वाले हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे जीडीपी का तो 0.6 से 0.7%, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं आगे है आर&डी। और आर&डी अगर नहीं किया जा सकेगा तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन ये से कोसों दूर रहेंगे और इसीलिए हम लोग विदेशी तकनीक पे हर एक इंडस्ट्री में ये हमारी कमियां हैं कि हम विदेशी तकनीक पे, विदेशी टेक्नोलॉजी पे और विदेशी सामानों पे इसलिए आश्रित हैं। जैसे कोविड का जब समय आया तो कोविड में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, जो कि बड़ी इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से ठप हो गई। क्यों? क्योंकि जो उसका मेन जो कच्चा माल है कहाँ से आता है? चीन से। तो इस तरह की चीजें, और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, आर&डी की कमी है, जो हमने उस तरह से विकास नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण दिया मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सबका अगर एक तरह से बेस देखोगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बाहर से ये चीजें आयात कर रहे हैं। पूरा का पूरा इंडस्ट्री हमारा उस पर बेस है, जो कि कोविड में ये कमियां उभर कर आई थी। विकास के भिन्न मॉडल, मॉडल वही है कि हम लोग उपभोग आधारित मॉडल पे चल रहे हैं। वही हमने बताया कि जो सरकार भी है, सरकार की तरफ से चीजें हालांकि की जा रही हैं, लेकिन जो अभी नीतियां रही उस तरह की चीजें रही, और जो मैन्युफैक्चरर भी हैं उनका भी उपभोग आधारित है विकास मॉडल। जबकि चीन और में क्या है? निवेश और निर्यात आधारित विकास मॉडल है। तो इसमें क्या, निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए वहां पे इस तरह से चीजें की जाएंगी जिससे कि निवेश आए। तो निवेश तभी आएगा, निवेशक तभी आकर्षित होंगे जब लाभ
अधिक दिखेगा, जब क्वालिटीफुल प्रोडक्ट बनाने की क्षमता होगी, जब उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा प्रॉपर, और जो बाधा रहित एक माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा। अन्य कारक सीमित स्वचालन, ऑटोमेशन और तकनीक को अपनाने में कमी, उच्च लॉजिस्टिक लागत आदि। ये भी हमारी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी कि उच्च लॉजिस्टिक लागत, जिससे कि परिवहन लागत बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट हमारे महंगे हो जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग क्या महंगे प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं आज भी। तो इसलिए वो प्रोडक्ट अन्य देशों के जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। रणनीतिक तकनीकी का उपयोग अब आगे करना क्या है, आगे की राह। तो वही है कि जो स्ट्रेटजिक जो टेक्नोलॉजी है आज चल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब जो है ना इसका यूज करके ऑटोमेशन किया जाए। ऑटोमेशन की बात हमने की। उसके वजह से जो हाई एंड टेक्नोलॉजी से रोबोटिक्स और अन्य जो टेक्नोलॉजी है उनको प्राथमिकता दिया जाए, R&D निवेश में वृद्धि किया जाए, और इससे फायदा क्या होगा, जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे व्यवस्था समुचित चले, और कार्यबल का कौशल विकास किया जाना चाहिए कि जो इंडस्ट्री को जो आवश्यकता है वैसे ट्रेंड कार्यबल भी होना चाहिए जो कि काम करे। और ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये ध्येय ही है कि इस तरह के कार्यबल का विकास किया जाए। अभी हम लोग शॉर्ट न्यूज में देखेंगे इस तरह के 1000 ITI बनाने वाली हमारी योजना का। तो उसका मूल ध्येय यही है कि इंडस्ट्री के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है वैसे ट्रेंड जो कर्मी जो है ना उन्हें तैयार करके दिए जा सके। औद्योगिक क्लस्टर का विकास, प्लग एंड प्ले, अग्रणी तकनीक से सुसज्जित औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने चाहिए। अनुसंधान, 5G नेटवर्क और परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदान करें। संरचनात्मक और विनियामक बाधाओं को दूर करना, जितना भी लाल फीताशाही और इस तरह की जो विनियामक बाधाएं हैं उसको कम करना। तो बेसिकली इन सब के आधार पर क्या होगा, क्षमता निर्माण होगी, तकनीकी क्षमता बढ़ेगी हमारी, कौशल विकास अधिक होगा, और क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। तो इन सब के आधार पे हम कायाकल्प कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से सेक्टर से हम लोग एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 4 ये क्या कहता है। आर्टिकल 4 ये सीमांत किसान और सहकारी समितियों से संबंधित है। सीमांत किसान, ये रिपोर्ट है, देख लो पहले आप लोग। ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आधारित एक फोरम है, ये कोई सरकारी ये नहीं है, लेकिन हाँ विभिन्न प्रकार के रिसर्चर्स और जो शोधकर्ता है उनके द्वारा ये बनाई गई संस्था है। उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है, फीड संस्था है, फोरम ऑफ इंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। उसके द्वारा क्या किया गया, स्टेट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स रिपोर्ट 2025। इसमें बेसिकली क्या है, सीमांत किसानों की जो क्या भूमिका है, क्या दशा है या देश की अर्थव्यवस्था में, उसका आकलन किया गया। और उसमें पाया गया है ये उस रिपोर्ट में कि ये जो सहकारी संस्थाएं हैं ना, उसमें सीमांत किसानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मतलब उसकी भागीदारी जो है ना, मतलब मैक्सिमम सहकारी संस्थाओं में भागीदारी इन्हीं की है। भागीदारी का विश्लेषण करती है। और गौरतलब है कि सहकारी संस्थाएं निरंतर जो कि क्या काम करती है, गरीबी निवारण का काम करती है, रोजगार उन्नयन का काम करती है, मतलब रोजगार निर्माण का काम करती है, सामाजिक सशक्तिकरण का काम करती है, क्योंकि महिला आधारित जो संस्थाएं हैं काफी अधिक हैं। तो इस तरह से काम ये करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम करती है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा पक्ष है जिसमें सहकारी संस्थाओं को, क्योंकि सहकारी संस्थाओं में हम लोगों ने देखा है, सहकारी संस्था की परिभाषा में भी हम लोग समझते हैं। सीमांत किसान पे मैं चर्चा करूं उससे पहले सहकारी संस्थाओं के बारे में समझ लेते हैं कि सहकार के आधार पे, सहकार वर्ड क्या है, समूह से आया है। मतलब एक समूह का साझा उद्देश्य पे आधारित जो इस प्रकार की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां करें। मतलब क्या, साझा उद्देश्य क्या, अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, अपनी सामाजिक क्षमता को बढ़ाना और अपने आप को सशक्त करना। कोई एक व्यक्ति, उसकी बार्गेनिंग क्षमता हमेशा कम होती है, उसकी वित्तीय क्षमता हमेशा कम होगी, लेकिन वही क्या है, एक से अधिक व्यक्ति एक तरह से समूह में अगर आ जाएंगे तो उसे क्या है, वित्तीय क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी क्या सामाजिक क्षमता बढ़ जाएगी, भौतिक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर मान लिया जाए कोई ऐसी संस्था बनाया उन्होंने कि जो कोई प्रोडक्ट बनाता हो जो ग्रामीण स्तर पे किसी
फसल पे आधारित है, तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उसका उन्हें कोई लोन लेना होगा, तो उसके लिए क्योंकि एक समूह को दिया जा रहा है, उतने लोग मिलकर काम करेंगे, एक फैक्ट्री का रूप दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इस सहकारी संस्थाओं में जो है ना, ऐसे सीमांत किसानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इससे हम लोग जोड़ कर देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पे जहां उनकी आय अधिक नहीं है, सीमांत किसान क्या, मतलब जो छोटे किसान है, छोटे से भी छोटे किसान है, जिनकी आय उस स्तर की नहीं है जिससे उनका किसानी से ही, मतलब कृषि कार्य से ही उनका भरण पोषण किया जा सके, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरा उन्हें ऑल्टरनेट जो उनके पास प्रोफेशन होगा, जो उनका उनको उनके जीविकोपार्जन के लिए मदद करे, सहायता करते हैं। तो इसमें यही है, सीमांत किसान बेसिकली कि 1 हेक्टेयर से कम स्वामित्व वाले कृषकों को सीमांत किसान कहते हैं। और इनके पास क्या 65.4% सीमांत किसान है देश में, लेकिन क्या सिर्फ मात्र 24% कृषि भूमि ही है। तो ये बड़ा अनइक्वल है ना, ये बहुत बड़ी असमान स्थिति है ना। एक बड़ी जनसंख्या के पास कम छोटा सा भूमि है, तो उनके पास क्या आय के लिए क्या उनको ऐसी संस्थाओं का की आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या सर्वाधिक संकट का सामना करने वाले समुदायों में से है देश में। क्यों? क्योंकि भूखंड का आकार छोटा है, ऋण और कृषि नहीं मिल जो आदान है, इनपुट्स की प्राप्ति में समस्या है, और लाभकारी बाजारों तक पहुंच की समस्या है, लोक सेवाओं की प्राप्ति में समस्या आदि। मतलब ये यह एक समाज का एक कमजोर वर्ग है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो इसी तरह से देखोगे इन किसानों के लिए क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो पैक्स हमने सुना है, और अन्य कृषि सहकारी संस्थाएं कृषि एवं आजीविका संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे नजदीकी और प्रभावी संस्थागत माध्यम हैं, और जिनकी भूमिका काफी हुई है। और इसका हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पे जहां पे कृषिगत जनसंख्या रहती है, सीमांत किसान का अधिकतर सीमांत किसान रहते हैं, उनके गरीबी से निकलने में भी काफी मददगार साबित हुए हैं। चलिए, कि संस्थाओं से जुड़ने में बाधाएं क्या है इन सीमांत किसानों को? बाधाएं यही होगी कि कृषक स्तरीय बाधाएं बेसिकली, तो उनके क्या सरकारी योजना और लाभकारी कार्यक्रमों की कम जानकारी, अवेयरनेस ही कम है, जानकारी कम है। उसके बाद क्या लंबी और जटिल प्रक्रिया, नौकरशाही प्रक्रिया, सरकारी कार्यालय में दूर स्थित होना, डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में कम ज्ञान होना, वित्त पोषण संबंधी बाधाएं, मतलब फंडिंग की स्थिति खराब है। जैसे उत्तराखंड और महाराष्ट्र का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसी समस्याएं दर्ज की गई। सहकारी सेवाओं का कम उपयोग, बेसिकली सहकारिता का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं, इस तरह की सेवाओं का कम उपयोग किया जा रहा है। और स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट भी उस क्वालिटी फुल नहीं है। तो प्रशिक्षित कर्मियों की कम संख्या, तब भौगोलिक या लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को सामना करना पड़ता है इस प्रकार की सहकारी संस्थाओं को। कुछ और देख सकते हैं, सहकारी सेवाओं का कम उपयोग, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वही शायद ये हो गया, रिपीट हो गया कि सहकारी संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी हुई, प्रशिक्षित कर्मियों की कम संख्या, तब भौगोलिक या लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से ये उस तरह की उच्च स्तर की नहीं हो सकती। अब संस्था में कमी, हमने ये देखा है कि भौतिक सुविधाओं की कमी और सहकारी संस्थाओं की स्वचालन को बाधित करती है। इन संस्थाओं को पर्याप्त डिजिटलीकरण नहीं होने के कारण पारदर्शिता व सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है, जैसे कि उत्तराखंड में देखा गया। महिलाओं की कम भागीदारी, मतलब पुरुष प्रधान है, क्योंकि समाज का जैसा स्वरूप है वैसा यहाँ भी है। तो जो समाज का कमजोर वर्ग है, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ऑब्वियसली वो चीजें जो है ना छूट जा रही है, क्योंकि सीमांत मजदूरों में किसानों में देखा जाएगा तो ये इनकी संख्या ज्यादा थी। सहकारी संस्था अभी मुख्यतः पुरुष प्रधान बनी हुई है। ये समस्या उन प्रदेशों में देखी गई जहां कृषि और घरेलू आर्थिक कार्यों में महिलाओं की अधिक भागीदारी रही है। मतलब वहां भी ये इस तरह से चीजें हैं कि जहां पे इस प्रकार के ही सीमांत श्रमिक हैं, क्योंकि पुरुष तो माइग्रेट कर रहे हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, नए रोजगार को लेने के लिए, और जो बच रही हैं, जो महिलाएं कृषि कर रही हैं, कृषि कार्य में लगी हुई हैं, ये हमने देखा है, उसकी भूमिका बढ़ रही है कृषि श्रमिक के रूप में। तो ये इस तरह के छोटे किसान, छोटे सीमांत मजदूर के रूप में हम लोग देख सकते हैं। सहकारी संस्थाओं में सीमांत किसानों की भागीदारी बढ़ाने हेतु सिफारिश, वही पैक्स जैसी संस्था को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, उससे अधिक लोगों को जोड़ा जाए और विभिन्न प्रकार के कार्य को का प्रचार किया जाए। मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाना, मतलब कृषक पहले के सिद्धांत के साथ सहकार से समृद्धि, मतलब ये सहकारी संस्थाओं का नारा ही है, ये सहकार से समृद्धि को बढ़ाना देना चाहिए, और ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को उनको बताना, उसके बारे में, उसका संस्थाओं के माध्यम से सहायता बढ़ाना। इन सरकार के जो संस्थाएं हैं उनसे क्या अधिक से अधिक सहायता की जा सके, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अवेयरनेस बढ़ाने के दृष्टिकोण से। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जा सकेगा, वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, कोऑपरेटिव स्टैक
का विकास करना है, क्या आवश्यकता। तो ये सारी चीजें जिससे कि वो इन संस्थाओं को के बारे में जान भी पाए, निर्माण भी कर पाए, अच्छे तरीके से चला भी पाए। दूसरी संरचना स्तरीय मॉडल को अपनाना, जैसे बिहार में पैक्स के साथ साथ किसान उत्पादन कंपनियों के नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है और इस तरह राज्य में सामूहिक कृषक संस्थाओं की एक विशिष्ट और पूरक सह अस्तित्व वाली संरचना विकसित हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि सरकार तो होगी ही सरकार, उसमें निजी सेक्टर भी काम करे, मतलब निजी रूप में ही भी काम करे। तो पैक्स तो है ही, उसके साथ साथ ये जो एफपीसीज है इस तरह के, तो ऑब्वियसली ये इनका कार्य क्षेत्र कहाँ होता है, इनका कार्य क्षेत्र भी उसी ग्रामीण अंचल में होगा जहां पे कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र पे आधारित जो प्रोडक्ट है उसी को बनाती या बेचती है, सेवाएं प्रदान करती है। तो अल्टीमेटली उन्हें ही लाभ प्रदान किया जा सकेगा और उन्हें ही सशक्तिकरण किया जा सके, जो समस्याएं थी पहले। चलिए अंत में एक और जो ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित है और पूरे देश के जो है ना एक जो सीमांत जो क्लास है, जो वर्ग है, उससे संबंधित होगा क्या कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसकी जो कार्यान्वयन है उस पर रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जारी किया गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज अस्थायी समिति के द्वारा। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये अधिनियम हम लोग पहले एक बार याद कर लें क्योंकि पुराना है, अधिनियम 2013 का अधिनियम था। राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जारी की गई है। बेसिकली यही कहता है ये रिपोर्ट कि भूमि अर्जन, इसका हिंदी में नाम देख लें, भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता की कितनी प्रभावी है। तो हम लोग भूमि अधिग्रहण एक देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्यों? क्योंकि किसी भी उद्योग धंधे या इंटरप्राइज को चलाने के लिए सबसे बेसिक जो संसाधन है वो क्या है? भूमि संसाधन। भूमि चाहिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई परियोजना चलाने के लिए, कुछ के लिए भी। तो सरकार हो चाहे निजी सेक्टर हो, सबको एक भूमि चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक स्पष्ट जो है कानूनी व्यवस्था हो कि भूमि जो खरीदा जाएगा किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए उसके लिए क्या हो। तो ये वही कानून इसकी व्यवस्था करता है कि कौन उसमें ले सकेगा, कौन लेगा तो कौन सी शर्तों के साथ ले सकेगा। तो इस तरह से चीजें हैं। तो इसमें जो प्रावधान थे और उसमें जो मुख्य मुद्दे और अवलोकन है, सिफारिशों के साथ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी प्रभावशीलता और क्रियान्वयन पे ही बात हो रही है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन, कि जहां पे ये चीजें की जानी थी, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जिन्हें वैधानिक सुरक्षा दिया गया है और वहां पे क्या हुआ, इनका उल्लंघन हो रहा है। जहां के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण जो है कदम होना चाहिए था और भूमि का मूल्यांकन ग्राम सभा के साथ सतही तौर पे कर लिया जाता है और परामर्श और सुविधा समूहों का अपवर्जन। तो बेसिकली ग्राम सभा की जो भूमिका होनी चाहिए थी ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में, खास करके जहां पे जनजातीय बहुल जनसंख्या है, वहां पे ऐसा नहीं किया जाता। तो इसके लिए क्या किया गया है सिफारिश? इसके लिए सिफारिश हम लोग देखेंगे ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत किया जाए और जो भी अधिग्रहण हो रहा है उसमें ग्राम सभा की भूमिका को अनिवार्य किया जाए, सहमति को अनिवार्य, उसके कंसेंट के बिना ये चीजें नहीं हो सकेंगी। और उसे वीटो का अधिकार, तो बेसिकली वीटो का अधिकार। तो इस तरह के जो अधिग्रहण जो है ना, कानून का उल्लंघन हो इस प्रकार के, उसको रोका जा सकेगा। चलिए, पेशा नियम इसी तरह से आ गया। जो पंचायती राज संस्थाएं जो इस तरह के जनजातीय क्षेत्रों में जिनका विस्तार किया गया है, क्योंकि वहां पे परिस्थितियां अलग हैं, उनके सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, उनकी विचारधाराएं हैं वो अलग है, उनकी गतिविधियां अलग हैं। तो इसलिए उन्हें एक अधिकार दे दिया गया पंचायती राज संस्थाओं के आधार पे, पेशा एक्ट के तौर पे। तो वहीं पे है कि पंचायत और वन जो पेशा के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ परामर्श संबंधी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर वही है कि सख्ती से पालन करने के लिए पेशा के साथ संरक्षित किया जाए ये भूमि अधिग्रहण को। तो यहाँ पे समस्या यही है, एक साथ रखा जाए जिससे कि दोनों उद्देश्य कि भूमि अधिग्रहण भी किए जा सके और क्या हो, भूमि अधिग्रहण भी किया जा सके और ट्राइबल राइट्स जो है ना, जो जनजातीय अधिकार हैं वो भी सुनिश्चित किया जा सके, जो कि संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं। अब अगला मुद्दा क्या है? वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन। अगेन वही समस्या कि वन अधिकार जो वन में रहने वाले जो निवासी हैं, वन में रहने वाले जो निवासी हैं
उनके अधिकार वन के अधिग्रहण से, वन की भूमि के अधिग्रहण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर वन क्षेत्र को काट लिया जाए और उद्योग धंधों में दे दिया जाए तो इसका आकलन किया जाना आवश्यक है कि इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे। और अगर ये सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो जो उस पे आश्रित जो समुदाय है वो प्रभावित होगी, दूसरा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा, और तीसरा जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसका तो उल्लंघन किया ही जा रहा है, जो कानून चला आ रहा है जिसका उद्देश्य, तो कहीं से ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो यही यहाँ पे बताया जाए कि अधिकारों को निपटाने के लिए बिना ही वन भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, निपटान किए बिना ही। और इसके लिए क्या, फिर से वही फॉरेस्ट राइट एक्ट का एकीकरण, जो भूमि अधिग्रहण कानून है और फॉरेस्ट एक्ट, उसको भी वहां पे समावेश सिंक किया जाए कि पारंपरिक, जिससे कि पारंपरिक वन अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना नुकसान को आर्थिक विस्थापन माना जाना चाहिए। इसके लिए पूर्ण पुनर्वास की आवश्यकता होनी चाहिए कि उनको ऑल्टरनेट जो है रोजगार के या आय के, जो कि जो समाज जो है उस वन पे आश्रित था, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके लिए वही सब कुछ था। सतही आकलन, वही बेसिकली यही बात करेंगे हम लोग कि जो सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की व्यवस्था है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है, उसकी रूपरेखा तय की जाती है, तो उसी समय आकलन किया जाता है कि इसके कितने आर्थिक लाभ होंगे एक तरफ, और दूसरा इससे कितना पर्यावरणीय नुकसान होना है, सामाजिक नुकसान होना है। तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है, यही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन है और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन है कि तो अगर क्या लाभ की तुलना में, आर्थिक लाभ की तुलना में पर्यावरणीय नुकसान, सामाजिक नुकसान अधिक है तो उसे रोका जाए या फिर इसके ऑल्टरनेट पे काम किया जाए। और इसके लिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक की व्यवस्था है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये आपके सिलेबस में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमेशा मेंस में तो सवाल आते ही हैं, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, तो इससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। तो इसलिए दिशा निर्देश को कठोरता से पालन किया जाए और ईआईए और एसआईए जो अनुपालन है उसे भी, उसमें भी पारदर्शिता हो किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने में कि ईआईए और एसआईए जो प्रावधान है उनका उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय निगरानी समितियां, मतलब कोई भी ऐसी समस्या हो कि उल्लंघन जहां पे दिख रहे हैं तो उसके लिए निगरानी समिति होनी चाहिए जो कि निगरानी करे, तो बेसिकली वही है। लेकिन इनकी जो है एक तरह से असंतोष है, मतलब ये जो विफलता है इस कार्य में कि एनएमसी केन बेतवा और पोलावरम जैसी जो बड़ी परियोजना है उसमें असंतोष को शांत करने में विफल रही है, क्योंकि उनको जो एड्रेस नहीं कर पाई जो वहां पे जो कम्युनिटी है वहां पे। ये काफी चर्चित ये मामला रहा ये। तो बेसिन व्यापी आकलन, मतलब किसी नदी विशेष में उनका पूरा का विशेष, मतलब एक व्यापक आधार पे, मतलब पूरा का पूरा ये हुआ बेसिन। तो अगर ये समस्या हुई तो इसको संकीर्ण रूप से नहीं बल्कि पूरे पे जो प्रभाव होगा और जो कम्युनिटी होगी या इकोसिस्टम उस पर क्या प्रभाव होगा उस तरह से आकलन किया जाना चाहिए भूमि अधिग्रहण में। तो परियोजनाओं को एकीकृत बेसिन से बेसिन सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ शुरू किया जाना चाहिए। एनएमसी को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना, समय सीमा निर्धारित करना और केंद्रीय शिकायत पोर्टल होस्ट करने के लिए संरचनात्मक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है। भूमि वर्गीकरण में हेरफेर, बेसिकली वही कि क्षतिपूर्ति की देनदारी कम करने के लिए ग्रीनफील्ड भूमि को मनमाने ढंग से शहरी या ब्राउनफील्ड के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जिससे क्या कि उसका प्रयोग किया जा सके किसमें, उद्योगों के लिए। जैसे कि उदाहरण क्या, भारतमाला परियोजना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो प्रक्रियात्मक चीजें हैं, जो प्रक्रियात्मक अपारदर्शिता है, उससे जो है ना मुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि अपारदर्शी स्वरूप ना हो इसका। तो वर्गीकरण में केंद्रीय निगरानी होनी चाहिए, जिससे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड वाला कंफ्यूजन ना हो भूमि को। तो जब भूमि का अधिग्रहण किया जा सके, उन्हीं का किया जा सके जो उसके लिए लायक हो। कि भूमि का अधिग्रहण किसके लिए, किस प्रकार के वनों को किया जाना था, जो बंजर भूमि थी, यही प्रायोरिटी है। उसके बाद ये चीजें। प्राधिकरण का गठन करने में विफलता। प्राधिकरण बेसिकली इसके अंदर क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की अधिनियम के तहत ही अनिवार्य किया गया था कि भूमि अर्जन, पुनर्वसन, पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को गठित करने का विफल रहा। मतलब इससे संबंधित कोई भी शिकायत का मामला वहां पे दर्ज निपटाया जा सकेगा। तो बेसिकली क्या, सक्रिय समन्वय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए ताकि इन प्राधिकरणों की समय पर अधिसूचना और संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था, कृषि
जो श्रमिक अधिकार हैं, वन अधिकारों से सबसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, देश की आर्थिक विकास से संबंधित। तो ये इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। तो जो पहला न्यूज शॉर्ट न्यूज है हमारा यहाँ पे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मार्क है उसका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि देश में गुणवत्ता निर्धारण करने किसी भी उत्पाद, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से की, जिससे क्या कंज्यूमर राइट्स को संरक्षित किया जा सके और देश में गुणवत्ता को का निर्धारण किया जा सके। और इसका अल्टीमेटली फायदा किसमें मिलना है? अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा हमें, और अच्छे प्रोडक्ट, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यही ये संस्था करती है। तो इसमें है क्या ये कि इसमें सुधार किए गए हैं कुछ, जिससे कि इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए और मजबूत किया जा सके पूरे सिस्टम को। तो यही कि अगली पीढ़ी की गुणवत्ता सुधारों की घोषणा की गई है। क्या क्या है? क्यू मार्क, एक क्यू मार्क देश का हक, यह एक नया क्यूआर कोड आधारित गुणवत्ता मार्क होगा, और जो कि इसकी जांच किया जा सकेगा किसकी क्वालिटी को, कि क्या है क्वालिटी, कहीं फर्जी प्रमाण पत्रों की जो सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। क्वालिटी सेतु, ये क्या है? ये एक नई ऑनलाइन हेल्प डेस्क प्रणाली है। यहाँ आम नागरिक व्यवसाय अपनी शिकायतें और फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? क्वालिटी पासपोर्ट, इसे भारतीय उत्पादों के लिए लॉन्च किया जाएगा, और ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बेहतर पहुंच मिल सके। तो कुल मिलाकर हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, कि भारतीय प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ानी है तो, और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो उसकी गुणवत्तापूर्ण, हमने देखा है अभी कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्यों पिछड़ रही है, कि गुणवत्ता कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। तो पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड किया जा किया जाए, उसके बाद तभी उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो इसके बारे में स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत के संयुक्त सहयोग से संचालित होती है, और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त गैर लाभकारी एक संगठन है। और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका नोडल एजेंसी है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उद्योग जगत की सिफारिश पे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो जाहिर सी बात है, उद्योग के साथ सरकार मिलकर इसे चलाती है। चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज आर्टिकल है वही आ गया, पीएम सेतु, जो हमने अभी देखा था। पीएम सेतु में क्या है? ये पीएम सेतु योजना के बारे में सबसे पहले पूरा नाम, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। मतलब ऐसे 1000 आईटीआईज खोलने हैं जो कि क्या काम करेगी? जो कि इंडस्ट्री को सहयोग दे, मतलब जिससे कि वर्कफोर्स को तैयार किया जा सकेगा, बड़े वर्कफोर्स को। तो जाहिर सी बात है किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत होगा। और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और घटक क्या है इसका? दो घटक होंगे। पहला, हब एंड स्पोक क्लस्टर मॉडल ने 1000 आईटीआई को बनाने का उन्नयन किया है। ठीक है, आईटीआई को अपग्रेड करना। दूसरा, 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाना और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना। और उन्नत आईटीआई का प्रबंधन क्या होगा? इनका प्रबंधन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा किया जाएगा, साझेदारी द्वारा, जिसमें कि 51% हिस्सेदारी उद्योग जगत की और 49% हिस्सेदारी सरकार की। तो अल्टीमेटली उद्योग के लिए जो है ना, जो डिमांड है जो वर्कफोर्स की, वो पूरा करेगा, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण इसमें बनती है। वित्तीय सहायता क्या? जो इस योजना में बेसिक केंद्रीय हिस्सा 50% तो है ही, उसके साथ जो सह वित्त पोषण किया जाएगा किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा। विभिन्न योजनाओं में हम लोगों ने देखा है, खास करके स्किलिंग के संदर्भ में इन संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पीएम सेतु तो इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए, कैमेलिया सिनेंसिस चाय है, बेसिकली असम टी जो हम लोग बोलते हैं देश में, वही है। उसी को इसका साइंटिफिक नेम है बेसिकली। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये है कि जो एफएसएसआई जो संस्था है हमारा, जो खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण है, उसने क्या किया है कि अभी जो बाजार में रेस्टोरेंट्स वगैरह के द्वारा एक प्रचलन है क्या, कि हर्बल इन्फ्यूजन, हर्बल अर्क को, मतलब डिफरेंट टाइप के जो जो पौधों से या वनस्पतियों से निकाले जाने वाला जो अर्क है, मतलब उसका जो रस है, उसको जो है चाय बोलकर बेचा जा रहा है, और चाय के दाम पे ऑब्वियसली लिया जाएगा, उसको लेबलिंग की जाएगी। तो इस तरह से क्या है, कुछ चीजें
पारदर्शी नहीं है, और फिर टैक्सेशन का भी मुद्दा हो सकता है। इस तरह से जुड़े हुए चीजें जो है, तो चाय के रूप में लेबल करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बेसिकली मुद्दा यही है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि असम चाय है, टी कैमेलिया चाय का पौधा। हाँ, और थोड़ा सा चाय के बारे में, क्या जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, मतलब जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए, जो टेरेन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले जो थोड़ा जो पानी ना रुके, मतलब ढाल वाला हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद क्या जलवायु, क्या उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए कि जड़ों में जो है पानी ना रुके। मौसम कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली मौसम क्या चाहिए, जो इनके पत्तों के विकास के लिए, पकने के लिए समय दे। उसके लिए क्या 200 से 400 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से वितरित जो है वर्षा हो। उसके बाद आर्द्र और पाला मुक्त मौसम हो, अधिकांश समय उष्ण व आर्द्र युक्त। उसके बाद क्या 13 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। हम लोग देख सकते हैं जो हमारे यहाँ जो चाय बागान है, जहां भी उत्तर पूर्व में और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, तो यही तापमान मिलता है। उसका देखो जो पीएच स्तर है, तो ढाल जो है, पहाड़ी ढाल, इस पे जो है वर्षा के कारण जो है वहां पे जो निक्षालन होता है, जिस कारण से जो मृदा है अम्लीय होती है, क्योंकि निक्षालित मृदा है, तो वो सुटेबल है। 4.5 से 5 बीच के बीच थोड़ी अम्लीय होनी चाहिए। तो ये स्थलाकृति बेसिकली तरंगित, मतलब पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं। तो प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहां के वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए, महाराष्ट्र में अभी क्या है, ये इतिहास से संबंधित, पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित और इतिहास से कैसे जुड़ता है देखते हैं। कि महाराष्ट्र में पत्थर की भूलभुलैया मिली है, हम लोग देख सकते हैं। भूलभुलैया कैसी होती है, ऐसे सर्कुलर रूप में। तो ऐसे ये जो बताया गया, हम लोग ये जब न्यूज पढ़ेंगे, ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है। ऐसे कंसेंट्रिक सकेंद्रीय जो है ना, सर्कल जो है ना, काफी सकेंद्रीय 15 सकेंद्रिक पत्थर के घेरे पाए गए हैं। और ये ऐसा कहाँ मिलता था, ऐसा मिलता था रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में। तो इस समय, और इसका समय जो बताया जा रहा है, इसका समय बताया जा रहा है यहाँ पे हमारे 2000 वर्ष पुराना, जो कि बेसिकली क्या प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी, सातवाहन काल का। और जो कलाकृति है उसके आधार पे इसका संबंध रोमन साम्राज्य में, क्योंकि वहां पे भी इस तरह की चीजें पाई गई है। तो इसलिए इनका और रोमन साम्राज्य का संबंध, जो ट्रेड संबंध जो है, उसको स्थापित किया जा सकता है। यही है कि महत्व, इस संरचना का संबंध प्राचीन भारत और रोमन व्यापार से जोड़ा जा सकता है, कि तभी वो इंस्पायर हुए होंगे इस प्रकार की संरचना को निर्माण करने के लिए। संथाली, संथाली भाषा संथाल कम्युनिटी से संबंधित है। हमने पहले भी देखा कि छोटा नागपुर जो प्लेटू का रीजन है और उसके आसपास का जो रीजन है, वहां पे संथाली कम्युनिटी पाई जाती है। तो संथाली यहाँ पे हुआ ये है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने पहली बार भारत के संविधान का संथाली भाषा में क्या किया है, अनुवाद प्रकाशित किया है। और इसकी एक लिपि भी है, ओलचिकी, जिसमें संथाली लिखी जाती है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ये संथाली कम्युनिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिन्होंने की इस लिपि का, जो संथाली जिसमें लिखी जाती है, 1925 में विकास किया था। और ओलचिकी का संथाली भाषा का लिपि के रूप में ही उपयोग किया जाता है। और क्या ये संथाली कम्युनिटी क्यों चर्चा में है, चर्चा में इसलिए है कि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है भाषा है। और जो कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ही शामिल कर लिया गया था। और जो हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और संथाली भाषाओं का जो क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि छोटा नागपुर का क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र, तो कहाँ, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का जो क्षेत्र है, वही बेसिकली ये है। और उत्पत्ति कहाँ से होती है, मुंडा भाषा परिवार से बेसिकली। और इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। चलिए, किम्बरले प्रोसेस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। किम्बरले हमने भूगोल में पढ़ा होगा, तो अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा, और देश के आधार पर देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में। और जो भारी मेटल्स जो है खास करके, और इस तरह के जो भारी स्टोन्स वगैरह और डायमंड का महत्वपूर्ण निक्षेप यहाँ मिलता है। डायमंड महत्वपूर्ण निक्षेप मिलता है। लेकिन किम्बरले प्रोसेस इससे संबंधित नहीं है। किम्बरले प्रोसेस किससे संबंधित है, कि जो डायमंड है, रफ डायमंड, मतलब
रफ डायमंड जिसको तराशा नहीं किया गया है, उसको यहाँ के जो रेबल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना, उसको यहाँ से इल्लीगली माइन करके और उसको बेच रहे हैं, और जिस पैसे का उपयोग करके ये समूह जो है ना, यहाँ अफ्रीका में होने वाले डिफरेंट कंट्री में, जैसे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो कोट डी आइवरी है, और जो अन्य जो यहाँ पे इस प्रकार की जो गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, उनको फंडिंग करने के लिए इसी पैसे का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कन्फ्लिक्टेड डायमंड, इसी रफ डायमंड को। तो दो चीजें मैंने बताई कि अफ्रीका का निचली रीजन और जो किम्बरले प्रोसेस है, बेसिकली कन्फ्लिक्टेड डायमंड से उगाही किया जाने वाला जो पैसा है, उस पे रोक लगाने के लिए ये प्रोसेस, ये संस्था बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें विभिन्न राष्ट्र शामिल हैं। तो यही है कि किम्बरले प्रोसेस में अभी भारत को चर्चा में इसलिए है कि भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। 1 जनवरी 2026 को भारत को किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए चुना गया है। और बेसिकली ये त्रिपक्षीय पहल है, इसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी शामिल होंगी, उसके द्वारा चलाया जाता है, और उसका उद्देश्य वही कन्फ्लिक्टेड डायमंड, और कन्फ्लिक्टेड डायमंड बताया मैंने रफ डायमंड होता है। ऑब्वियसली जो विद्रोही ग्रुप है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है डायमंड को कट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, वो सीधे लेते हैं और उसको ओपन मार्केट में, इलीगल मार्केट में जो है बेच देते हैं, और उससे जो पैसा आता है उसको फंड किया जाता है इन गृह युद्ध को या रेबल ग्रुप्स को लड़ने के लिए, और उससे हथियार खरीदा जाता है। तो इसलिए इस डायमंड को ब्लड डायमंड भी बोला जाता है। ब्लड डायमंड्स, ठीक है। और सदस्य भारत और यूरोपीय संघ सहित इसमें 60 प्रतिभागी शामिल है। ये कच्चे हीरो के वैश्विक व्यापार का 99% से अधिक हिस्सा नियंत्रित करता है। तो मतलब कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे होने वाली जो कमाई है काफी अधिक है, और पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने जो राष्ट्रों का नाम लिया, उसमें महत्वपूर्ण रूप से ये पैसा, इससे उगाही किया गया पैसा लगा है। तो इसलिए चिंता का विषय है, इसलिए ये प्रोसेस जो है ना, उसको चेक करता है। और ये क्या कार्यप्रणाली, यह सख्त प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल और अनुपालन मूल्यांकन लागू करके यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी देश उच्च मानकों को बनाए रखें, और जिससे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से बाहर रखा जा सके, मतलब उसको कोई ना खरीदे, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड उस तरह से बना दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली उससे कोई नहीं खरीदेगा। तो उन्हें जो इससे इसको बेचकर जो होने वाला जो आय है वो कम हो जाएगा, और जिससे वो जो फंड कर रहे हैं इस प्रकार की गतिविधियों को, वो रुक जाएंगे। तो यही प्रोसेस है, काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी है संसाधन का ऐसा प्रयोग। और डिफरेंट टाइप के संसाधनों के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा है कि उसकी माइनिंग में, जहाँ गृह युद्ध वाली स्थिति खास करके अफ्रीका में ही, जो कि आज डिफरेंट रिसोर्स जो प्रीसियस प्रोडक्ट में यूज किए जा रहे हैं, वैसे में यूज किया जा रहा है, और उसका फंड, उससे होने वाली जो कमाई है, लाभ जो है ना, उसका फंड इलीगल कामों के लिए किया जाता है। जैसे आईफोन जो बनाया जा रहा है, बेसिकली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आईफोन जो बनाया जा रहा है उसमें भी लगने वाले बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, मिनरल्स जो हैं, जो वहाँ मिलते हैं, और उस पूरे के पूरे जो सप्लाई चेन है उस प्रोडक्ट का, उस खनिज का, वो उन्हीं रेबल ग्रुप्स के द्वारा संचालित किया जाता है। ये चीजें हैं, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से। चलिए, K4 मिसाइल, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, सैन्य क्षेत्र से संबंधित हुआ क्या है। K4 मिसाइल ये बनाया गया और इसको कहाँ लगाया गया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली। इसको INS अरिघात में, और INS अरिघात क्या है, पनडुब्बी है, और कौन सी श्रेणी की, जो INS अरिहंत है, अरिहंत हमने सुना है, जो भारत की के द्वारा बनाई गई जो पनडुब्बियां, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल से, शस्त्रों से लैस हैं, तो उसी का श्रेणी का ये अगला जो आइनस अरिघात है, उसी के लिए बनाया गया K4 बैलिस्टिक मिसाइल। और आइनस अरिघात अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है बेसिकली, ठीक। और ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, स्वदेशी रूप से निर्मित है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो K4 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका नाम है बेसिकली कलाम 4, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया। परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, 3500 किलोमीटर दूरी है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का परमाणु त्रयी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समुद्र के नीचे देश की एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक प्रदान करती है। और डिजाइन कौन बनाया गया, इस मिसाइल को विशेष रूप से अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों जैसे कि INS अरिहंत, INS अरिघात के लिए ही डिजाइन किया गया। तो अरिहंत श्रेणी को भी हम लोगों ने जान लिया है यहाँ पे, और K4 के बारे में तो जाना ही। चलिए, अंत में हम लोग सुर्खियों में रहा एक स्थल देखेंगे, नाइजीरिया, जिसकी राजधानी क्या है, अबुजा। नाइजीरिया वही पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र नाइजीरिया। भारत के भी संबंध काफी इसमें अच्छे हैं,
नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया यहाँ पे देख सकते हैं, चाद है यहाँ पे, अब चाद लेक देखेंगे इसीलिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बेनिन है, टोगो, ऐसे छोटे राष्ट्र भी हैं। यहाँ पे कैमरून देखेंगे, अभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखेंगे, मतलब नज़दीक में जो है ना यहाँ पे नाइजर देखेंगे वहाँ पे। तो ये पश्चिमी अफ्रीका का इम्पोर्टेंट राष्ट्र है और यहाँ पे जो है ना अटलांटिक ओशन है, तो ये सीमा है इसकी। तो बेसिकली चर्चा में इसलिए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ शक्तिशाली हमले किए हैं। मतलब जो इस्लामिक स्टेट है उसकी गतिविधियां यहाँ पे देखी, मतलब पहले से भी हैं, तो जिस कारण से ये घटना हुई है। तो हम लोग देख सकते हैं, इसके हम लोगों ने चर्चा किया है। चलिए फिजिकल मैप को इसके थोड़ा देख लेते हैं, क्या है फिजिकल मैप में। यहाँ पे देखेंगे कि सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो बेसिकली क्या है, जो हम लोग देखेंगे जो इक्वेटर क्रॉस करती है उसके आसपास वाला क्षेत्र सवाना क्षेत्र है। तो ये सवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है, सवाना वनस्पति पाई जाती है। और ये साहेल क्षेत्र हम लोगों ने देखा है। साहेल क्षेत्र क्यों जाना जाता है कि अति चढ़ाई के कारण क्या है, वहां पे गर्मी, एक तो गर्म प्रदेश है और वहां पे क्या पूरा का पूरा क्या वो हो गया है, मरुस्थल में निर्मित हो गया है। यही है ना, यही है। ये जो पूरा का जो पूरा रीजन है, पूरा का पूरा रीजन अति चढ़ाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सहारा मरुस्थल उसका प्रसार अधिक हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा रीजन इसी में आता है, साहेल क्षेत्र में। ठीक, तो उसका भी हिस्सा है ये। हाँ, हम्म। तो साहेल क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान और सवाना परिस्थिति तंत्र के बीच एक अर्ध शुष्क संक्रमणशील क्षेत्र है बेसिकली। और प्रमुख नदियां क्या है, नाइजर, बेनू, कादूना, चाड झील हमने बताया, ये एक ताजे पानी की झील है और चाड कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर के संगम पर स्थित है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये चाड झील है ना। प्रमुख पर्वतमाला चपल वादी और माउंट डिमलोंग। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नाइजर के बारे में, नाइजीरिया के के बारे में। ठीक है, तो मैपिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये जो घटना भी थी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो चलिए हम लोग आज के न्यूज टुडे के इस अंक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आशा है कि आप लोग इसे देख रहे होंगे, इससे सीख रहे होंगे और इससे जो आप सीख रहे हो उसे बार-बार रिवीजन करते रहिए और जो कि आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और अधिक से अधिक फैक्ट्स और कंसेप्ट्स आपको याद रहेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।